नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान विधानसभा में एक पर्ची को लेकर पिछले लंबे समय से अलग-अलग तरह से कोशिश की जा रही कि कैसे इसे मुद्दा बनाया जाए और आज आखिरकार फिर विधानसभा का दिन पर्ची के आसपास इर्द-गिर्द रहा। विधानसभा में ईआरसीपी को लेकर जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, मुख्यमंत्री जब पहुंचे जयपुर से इस पूरे के मामले में केंद्रीय मंत्रियों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ समझौता करके तो कहीं ना कहीं एक संदेश जयपुर और राजस्थान में देने की कि बहुत बड़ी सफलता, मोदी की गारंटी एक और पूरी कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन इस बीच विधानसभा में मुद्दा पूरी तरह से डाइवर्ट करने की जो कोशिश, उसमें कितना सफल विपक्ष और वाकई में इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में इतना हंगामा और ये विषय कितना तार्किक है। अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ नितिन सारस्वत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, राजेश चौधरी बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, गुलाब बत्रा जी जयपुर से और राजेंद्र मधुकर जी सीकर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक तरफ तो शुरुआत जिस तरह से हो रही थी राजेश चौधरी जी कि मुख्यमंत्री का एयरपोर्ट पर ही स्वागत हो रहा है, मतलब कितनी एनर्जी लगाते हैं आप लोग, कितनी प्लानिंग करते हैं कि भाई एक फैसला, समझौता, एमओयू हस्ताक्षर हुआ है, अब आप उसको बताने के लिए एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ जुटाते हैं, लोगों को लामबंद करते हैं, फिर मालाएं इकट्ठी होती हैं, मतलब क्या वाकई में इसकी जरूरत भी है? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि इन सब के बीच विधानसभा में सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट क्या है? मीना जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। 22 जनवरी को रामलला स्थापित होने के पश्चात 7 दिनों पश्चात ही एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला, दो जिलों के बीच में एक ऐसी ऐतिहासिक एक सहमति बनी है जिसके कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की आम जनता को राहत मिलेगी, नदियों को पानी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक संपूर्ण सर्वांगीण विकास इस राजस्थान का होने वाला है। उसी के मद्देनजर कल ये एमओयू हुआ। मीना जी, सुन रहे हैं आप बात? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आगे बोलिए। हाँ मीना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल आपने देखा होगा क्या होता है, कोई भी कार्य करने के लिए पहले एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जब वसुंधरा राजे की, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की सरकार थी, तब उन्होंने एक सोच लेके आए थे और हमारे 2000 ईआरसीपी कैसे बनी, उसका कितना लंबा इतिहास है, ये सब चर्चा नहीं कर रहे। अच्छी जी बात है, वसुंधरा राजे जी का विजन था, उन्होंने पूरी इसके लिए योजना बनाई, उस योजना को पिछली सरकार फलीभूत नहीं कर पाई, अब सरकार कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं आप और आपकी पार्टी और आपकी सरकार। ये बात तो हो गई। जी सवाल जी, मेरा था, वो दोबारा दोहराऊं या आप उसका जवाब देंगे राजेश चौधरी जी? चलिए मैं बता देना चाहता हूँ। आप यही यही कहना चाह रहे हैं, इतने सारे लोग कहाँ से आते हैं, फूल मालाएं, सीएम की स्वागत भाषण, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं मीना जी, कहना नहीं चाह रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं कहना नहीं चाह रही। मैं तो आपसे ये मैं समझ रही हूँ कि किसी भी विषय को, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने तो पहले बधाई दी है, लेकिन मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे स्वागत हो रहा है, विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उसको मेरे दृष्टि से, या मैं राजस्थान की जनता की दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां जा रहा, वहां पूरे राजस्थान की जनता से जुड़े हुए मुद्दे से लोग जो एक पॉजिटिव सोच रखते हैं वो सब वहां एयरपोर्ट जा रहे हैं, वो बधाई दे रहे हैं। बधाई इसलिए दे रहे हैं कि देखिए, जीवन में सबसे जरूरी होता है जल। अगर व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे खेत खलिहानों में पानी आ रहा है, मेरे नहाने का पानी आ रहा है, मेरे खेत सूख रहे, मेरे बांध हैं, हर देखो आज कोई पैदा भी होगी तो पैदावार करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और राजस्थान जो भौगोलिक दृष्टि से हिंदुस्तान में 10वां एक सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पानी की बहुत कमी है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी थी कि नदियों से नदियों को जोड़ के, और जो जहां एक प्रदेश में पानी अनावश्यक बह रहा है, जिसका यूज नहीं हो रहा, दूसरे देशों में चला जाता, तो उस पानी को उस जगह भेजा जाए जहां
उस पानी की कमी है। और उसी दूरदृष्टि को देखते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये सोच थी कि हम इस पूरे देश में जहां जहां पानी की अधिकता वाले प्रदेश हैं, उनसे लेके पानी कम प्रदेश जहां पानी कम है वहां उसमें उपलब्धता उपलब्ध कराई जाए, ताकि दोनों स्टेट्स का विकास हो सके। इसीलिए ठीक है, और ठीक हमारे है। आपने देखा होगा केंद्रीय केंद्रीय जल राजेश जी, बिल्कुल राजेश जी, आप पानी की उपयोगिता कितनी है ये राजेश जी बता रहे हैं। पूरा प्रदेश और देश और आम आदमी इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि पानी कितना जरूरी है, और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए सालों से, दशकों से हमारे यहाँ अलग अलग तरह की योजनाएं, प्लानिंग जो है वो बनाई जाती है। उसी में से एक बड़ा मुद्दा ईआरसीपी का था, जिसको लेकर अब केंद्र और राज्य एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। लेकिन इस बड़े मुद्दे के दिन, विधानसभा के दिन, जहां एक तरफ सरकार की इतनी बड़ी सफलता है, वहां विधानसभा के भीतर एक पर्ची पर सरकार घिरी नजर आती है। जगदीश शर्मा जी। देखिए मीना जी, ऐसा है, सरकार नई बनी है, अभी जरा थोड़ा तो आप धैर्य रखिए। आपने एक दिन पर्ची का मुद्दा आया, उसी पर ही उसको घेरना शुरू कर दिया। अभी तो सरकार को चलने दो, थोड़ा रवा होने दो, थोड़ा पता लगे कि किस तरीके से वहाँ इशू उठते हैं, किस तरीके से इशू को हैंडल किया जाता है, मिनिस्टर कैसे हैंडल करेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट की व्यवस्था करेंगे। तो बहुत ही कम जो है एक्सपीरियंस लोग हैं इस गवर्नमेंट में। तो आपको थोड़ा सब्र रखकर ये क्वेश्चन खड़ा करना पड़ेगा कि ये फ्लोर मैनेजमेंट किस तरीके से बिगड़ जाता है। थोड़ी तो आप जरा ये देखो कि अभी नया ऐसा है कि जब घर में नई नई बहू आती है तो सास ससुर के लिए उसके हाथ से बना हुआ खाना बनवाया जाता है कि भाई ये, लेकिन कैसा भी खाना हो और मान लो दाल में थोड़ी नमक ज्यादा हो गया है, तो भी ससुर साहब या जो सास होती है कहती है बहुत अच्छा बना है, हलवा बहुत अच्छा है और दाल भी बहुत अच्छी है। तो अभी थोड़े दिन तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, हाउस में जैसा भी चलाते हैं, थोड़े दिन उनको आप जो है ना छूट प्रदान कर दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद देखिए कैसे करते हैं। नई बहू से पहले दिन खाना बनवा के जैसा बने उसी को स्वादिष्ट बता के हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी जो बहू है राजीव तिवारी जी, बहुत जल्दी बहू पुरानी भी हो जाती है हमारे यहाँ, बहुत जल्दी, समय नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है। और अब तो बहू 1.5-2 महीने पुरानी हो रही है। घर के क्लेश शुरू हो जाते हैं। बहू से उम्मीदें, सुबह जल्दी उठी नहीं है, समय से चाय बनी नहीं है, खाना ठीक से आया नहीं, माता पिता के फोन बहुत चल रहे हैं, और न जाने क्या क्या किस्सा। तो यहाँ पर फोन किसका चल रहा है, पर्ची किसकी चल रही जैसे है। अभी एक विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था जी, उस तरीके के कुछ कार्यक्रम सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए चलाए जाने चाहिए, जिससे कि वो या उनको पुराने वीडियोस जो हैं विधानसभा के फ्लोर के या संसद के, वो दिखाए जाने चाहिए। और उनके कार्यशाला बकायदा लगातार प्रशिक्षण एक होना चाहिए कि जिससे कि वो जो भी सदन में मुद्दे उठे, जिस प्रकार से भी उठे, उनको वो तरीके से नियमानुसार बेहतर ढंग से टैकल कर सकें, जिससे कि जो ये सदन चल रहा है उसकी भी सार्थकता बनी रहे। क्योंकि इस तरीके के जब मामले आते हैं और सरकार कहीं घिरती है तो उससे कोई प्रदेश का फायदा नहीं होने जाना था। अब आप देखिए जो आज एमओयू साइन हुआ है ईआरसीपी पर, तो अब इसके अंदर भी आप देखिए कि बहुत सारे अभी पेच हैं। दोनों राज्यों में पानी का बंटवारा कितना होगा, अभी ये बात भी, अभी एमओयू के जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली वो सामने आए भी नहीं है सारे। एमओयू में क्या है क्या नहीं है, एमओयू को सामने रखा ही नहीं गया है। और तीसरी बात, जो ईसरदा बांध है, जो इसका मुख्य ईआरसीपी का प्रमुख बांध के रूप में उसको प्रचारित किया जा रहा है, और वो है भी उसमें जो डीपीआर बनी है इनकी, तो वो जिससे भरेगा वो बीसलपुर के पानी से भरेगा। जो बीसलपुर का जब भी चादर चलेगी एक्स्ट्रा वाटर रिलीज किया जाएगा, वो पानी स्टोर किया जाएगा, बनस्पत की वो बहकर मध्य प्रदेश जाता है तो या चंबल में जाके गिरता है, उसको स्टोर करने के लिए।
और इस पूरे एमओयू में आज जहां तक मैंने पढ़ा इसको, तो इसमें कहीं बनास का नाम ही नहीं है। राजस्थान के लिए बनास नदी जो है इस पूर्वी राजस्थान के लिए चंबल के बराबर ही महत्वपूर्ण है। चंबल तो उधर कोटा से होके और धौलपुर होके बाहर निकल जाती है, लेकिन ये नदी तो पूरे आप देखिए कि आबू रोड से लेके और जहाँ पे भी ये इसका संगम चंबल से होता है वहां तक ये बराबर पूरे राजस्थान को, ईस्टर्न और साउदर्न राजस्थान को ये पूरा जोड़ती हुई चलती है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एमओयू में क्या रोल रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और अभी तो आप देखिए जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पानी की कमी जिस तरीके से, आज ही एक अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था कि खरीफ और रबी का रकबा ही घट गया क्योंकि पानी की बरसात ही कम हुई है इस बार। तो जो ये सारी चीजें बदल रही हैं उसके अंदर उसके हिसाब से किस तरीके से नई जो डीपीआर बनेगी उसमें क्या राजस्थान का हिस्सा रहेगा, क्या मध्य प्रदेश का हिस्सा रहेगा। अभी तो मोटा मोटी कह दिया कि 6 लाख हेक्टेयर के करीब जमीन जो है वो सिंचित होगी। कितने 25 जो दोनों राज्यों के 25 जिले उनमें पेयजल की व्यवस्था होगी। 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वो लाभान्वित होंगे, 25 लाख से ज्यादा किसान परिवार लाभान्वित होंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ घोषणा ही है, ये कब जमीन पर उतरेगी ये चीज वो देखने की बात है। क्योंकि पिछले हम तो 8-10 साल से यही एआरसीपी सुन रहे हैं कि आ रही है। पहले वसुंधरा जी ने डीपीआर बनाई, फिर गहलोत जी का झगड़ा चलता रहा, तो ये सारी चीजें केंद्र से उनका झगड़ा चला। तो अब ये क्या होता है ये एक बार सामने आ जाए। अभी कम से कम केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं, हाथ में एमओयू लिए नजर आ रहे हैं और एक्शन में दिख रहे हैं। सब एक पार्टी के हैं, सब एक पार्टी के हैं तो एक्शन में दिखेंगे ही। लेकिन वो किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे पूरा होते होते, या पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी पूरी। तो ये सारी चीजें जब तक कि डीपीआर सामने ना आए, और ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जब अगर उदय हुआ है, नामकरण हुआ है तो कुछ तो आगे बढ़ेगा। ये हमें तो नामकरण तो डीपीआर तो बन के वसुंधरा जी के समय में डीपीआर बनकर चली गई थी जी। अगर सूरज तभी उदय हो गया होता, मतलब हो गया था एक तरीके से, और उसकी रोशनी धरती तक पहुंच जाती तो अभी तक ये सारे झगड़े और ये सारी चीजें होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जहां स्थिति है, जिस रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जो है वो मोदी की गारंटी पूरी करने की बातें कर रहे हैं, इसके लिए भजनलाल सरकार को इसके लिए खुद मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और एमओयू के अंदर क्या क्या चीज किस किस टाइम फ्रेम के तहत रखी गई है वो सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए, जिससे कि राज्य की जनता को सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। वरना अब ये लोकसभा चुनाव तक तो यही चलता रहेगा, एमओयू कर दिया हमने, इतना बड़ा काम कर दिया, पानी आ जाएगा, आप लोग सब सब्ज बाग हो जाओगे, सारी जमीन, और आप हमको वोट दे दो। रोजगार, पर्यटन, यहाँ तक कि व्यापार और पर्यटन की भी बातें आज बीजेपी की सोशल मीडिया हैंडल से की जा रही है कि बड़ा व्यापार बढ़ेगा, बड़ा पर्यटन बढ़ेगा ईआरसीपी के आने से। लेकिन अभी हमने तो उसी दिन मीना जी पहले आपके साथ चर्चा में कह दिया था कि राजस्थान को मैक्रो की इससे कोई ना तो एमओयू जो साइन होना है उसमें कोई कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसी दिन में कह दिया था कि कुछ नहीं होने वाला राजस्थान के लिए। वो जो नॉर्मल चीजें चल रही हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। आज 3 दिन की 26 जनवरी की आजकल एक न्यूज लेटर खुद पार्टी भी अपने लिए निकालती है, बीजेपी, आपने भी देखा होगा। और उस न्यूज लेटर में बड़े बड़े दावे दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं कि इतने % टूरिस्ट बढ़ गए हैं जयपुर में मेट्रो की यात्रा से, और इतने लोग जो है, इतना व्यापार का इजाफा हुआ है। हालांकि सिर्फ ये देखिए लॉन्ग वीकेंड के अंदर हरदम जयपुर में टूरिस्ट आता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये जो अपने एनसीआर से या थोड़ा गुजरात से आता है। तो ये तो हर साल आता है, जब भी लॉन्ग वीकेंड होता है पूरे साल भर में ये भीड़ उमड़ती है यहाँ पे। आप मुझे ये बताइए फॉरेन टूरिस्ट में कितना इजाफा हुआ?
क्योंकि मेट्रो की यात्रा से फॉरेन टूरिज्म में बढ़ना था। पिछले सप्ताह बल्कि आज तो 29 तारीख हुई है, 25 तारीख को यहाँ थे, 29 तारीख में हमें कोई 4 दिन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा नहीं लगता। आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें क्या फर्क आता है। लेकिन बहरहाल जब कोई बात होती है तभी उस पर चर्चा होती है। बात यह है कि आज ईआरसीपी को लेके केंद्र और राज्य ने कुछ दिखाने की, कुछ करने की, कुछ बताने की कोशिश जनता के लिए की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निश्चित रूप से प्रेस के सामने आकर, लोगों के सामने आकर इस बात को रखना चाहिए कि एमओयू में क्या कुछ रखा गया है, किस तरह से रूपरेखा बनाई गई है, क्या टाइम पीरियड तय किया गया है, ताकि जनता इस बात को समझे, जनता के साथ साथ लोगों को समझ में आए कि दरअसल उनके जिले में इस मुद्दे पर, इस विषय पर जब काम आगे बढ़ेगा तो उनके लिए किस तरह के रोजगार उपलब्ध होंगे। बहरहाल ये तो एक पक्ष है। नितिन सारस्वत जी, एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली से जयपुर पहुंच रहे हैं इतना बड़ा एमओयू साइन करके, इतनी बड़ी खबर के साथ, इतने बड़े फैसले के साथ, प्रदेश के लिए काफी बड़ा है। चर्चा भले ही इसकी वसुंधरा राजे से के टेन्योर से लेकर पिछले पूरे 5 साल में रही आज भी, लेकिन आज जो एक कदम आगे बढ़े हैं उससे आने वाले कुछ और 10-20 कदमों का पता चलेगा। ऐसे में जब इतना बड़ा फैसला हुआ है प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, ऐसे में अगर आप विधानसभा में पर्ची वाली सरकार को लेकर इतना बवाल करेंगे, क्यों? देखिए मीना जी, सबसे पहले बात जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली से पहुंच रहे हैं, तो मैं आपको पहले इससे बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जितने भी काम करते हैं वो दिल्ली से पहुंचने के बाद ही करते हैं। इसीलिए यहाँ 50-50 दिन हो जाते हैं मंत्रिमंडल का गठन करने में और विभागों का अलॉट करने में। और इसी के कारण 3 हफ्ते बाद में ही सरकार, जो विधानसभा का चुनाव होता है, पहले ही चुनाव हार जाती है, वो भी 12,000 मतों से, मंत्री बनाने के बाद में भी। अब मैं आता हूँ ईआरसीपी के मुद्दे पे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईआरसीपी का आज जो इन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े दावे किए, कोई भी एमओयू कि क्या एमओयू साइन हुआ है किसी के सामने नहीं आया है। लगातार सारे मंत्री कह रहे हैं कि अभी डीपीआर रिवाइज होगा। लाल मीणा जी ने कहा कि डीपीआर रिवाइज होगा। आप समझिए राजस्थान में ये जो लड़ाई चल रही है ये बहुत पुरानी है कि कोई हक नहीं जाना चाहिए। अगर नदी जोड़ो परियोजना ही बननी थी तो इसके अंदर अनुमति की और इसमें इस तरीके के प्रावधानों की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर 90% हिस्सा हमारा और 10% हिस्सा दूसरे राज्य का और उसके अंदर डूब क्षेत्र में हिस्सा नहीं आता हो तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं होती। और इसी क्रम में पहले भी एमपी ने अपने 2 बांध बना चुका है। ये तो ये हो गया कि आपने घर खरीदा, मैंने वहां दो गुड्डों को भेज दिया कि इस पे कोई नहीं बैठेगा, और फिर तीसरा आया उसने दोनों को समझौता कर दिया कि आप घर में चले जाओ। मतलब आप भी की सरकार में ये डीपीआर बनी। और आपको मैं बड़ी मजेदार वाली बात बताऊं, अगर इन्होंने ये 75% डिपेंडेबिलिटी पे बनाया है तो जो पीने का पानी है उतनी भी हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। आप दावों की तो बात को छोड़ दीजिए, हमारी राजस्थान की सरकार की लड़ाई थी कि पीने पानी के साथ सिंचाई का पानी भी मिले। नदी जोड़ो परियोजना अलग चीज है, उस पे तो पहले ही एमपी कितना बड़ा काम कर चुका है और उसी के आधार पे हमने डीपीआर बनाई थी, उसमें अप्रूवल की जरूरत ही नहीं थी। आप ये समझिए एमपी ने पूरा काम कर लिया और यहाँ पे पिछली बीजेपी की सरकार ने उसका बाद में अप्रूवल दे दिया। जब वर्ल्ड बैंक ने उनसे अप्रूवल मांगा तो इन्होंने आगे बैक डेट में अप्रूवल दे दिया था। लेकिन जब उन्हीं श्री राम रधीरे ने, जो जल शक्ति संसाधन मंत्रालय में, वेबकॉस लिमिटेड ने डीपीआर तैयार की, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हो गई, सोचिए इन्होंने पानी के मुद्दे पे ये हालात कर दिए कि इस प्रोजेक्ट को पास नहीं होने दिया। और अगर डिपेंडेबिलिटी चेंज होगी तो नदी जोड़ो परियोजना हो जाएगी, राजस्थान को अपने हक का पानी नहीं मिलेगा। तो आप ये बताइए इसका क्या स्वागत किया जाए? अभी तक कुछ भी चीज सामने नहीं है। क्या एमओयू है, क्या ये चेंजेस करेंगे, कैसे करेंगे? अगर आपको पता है और यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता को पता है तो आप बता दीजिए, हमें तो इन्होंने बताया नहीं है, जनता के सामने इन्हें रखा नहीं है। नितिन जी, यही तो काम है विपक्ष का कि आप पूछे भी और बताएं भी जनता को। ये काम तो आपका है, हमारा काम तो सवाल करना है। अरे अजी साहब हमें बता ही नहीं रहे, हम तो बिल्कुल पूछे ना, विधानसभा में बता ही नहीं रहे। राजेश चौधरी जी, इस पर हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले गुलाब बत्रा जी और राकेश वशिष्ठ जी, राजेंद्र मधुकर जी, आप तीनों के पास मैं आऊंगी। गुलाब बत्रा जी, ये पर्ची वाली सरकार का टैग हटेगा क्या इस सरकार पे, या 5 साल विधानसभा और बाहर यही सुनना पड़ेगा? देखिए, भारत की राजनीति में और जो हाई कमान की संस्कृति विकसित हुई है इंदिरा जी के शासनकाल से, उसका बदस्तूर पालन हो रहा है दोनों पक्षों से, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो।
और रही पर्ची की बात, वो सबके सामने है। मुझे याद आता है जब हरदेव जोशी और रामनिवास वर्धा में और नेता पद के लिए मतदान हुआ था, 44 लोगों ने परसराम मदेड़ा का नाम लिया था, केवल 7 लोगों ने हरदेव जोशी का नाम लिया था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री कौन बने? शिवचरण महतो। तो ये स्थिति बिल्कुल वो है कि वो अब पर्ची का रूप में सामने आ गई है वो बात। वो केवल फोन पर या आदेश आते थे हाईकमान के, तो हाईकमान की कल्चर जो भारत की राजनीति का एक अनिवार्य अपरिहार्य अंग बन चुकी है। अब आता हूं मैं आज के एमओयू लेकर के जो बहस हो रही है। एक बात अभी तिवारी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आज जो सदन में हंगामा हुआ विधानसभा में, उसमें ये हालत हो गई कि अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को एक व्यवस्था देनी पड़ी है कि कल इस पर आधा घंटे की शून्यकाल में चर्चा होगी, जिसमें सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के 3-3 सदस्यों को बोलने की इजाजत होगी। तो मैं समझता हूँ उस समय सरकार की ओर से इसका जवाब सामने आ जाएगा कि एमओयू के क्या है। अब ये एमओयू एक नए परिवेश में आया है। पहले चर्चा होती थी केवल ईआरसीपी की, लेकिन अब ये साथ इसके साथ पीकेसी यानी पार्वती और काली सिंध और चंबल, इन सब का जुड़ाव होकर के नए परिवेश में आया। मैं फिर आज से 18 साल पीछे लौटता हूँ, जब मैं भोपाल में था यूएनआई में कार्य करते हुए। उस समय एक बैठक हुई थी, तत्कालीन सिंचाई सचिव आए थे थानवी जी, एस एन थानवी जी आए थे। मैं उनसे मिलने गया, भाई राजस्थान के हित की कोई बात कर सकूं और कोई खबर दे सकूं या बैठ करके कि मैं राजस्थान का बासिंदा हूं। आप ताजुब करेंगे, उस समय आप तो दिवंगत हो गए। थानवी जी ने मना कर दिया हाथ जोड़ करके, बत्रा जी अब हम इस समय नाजुक स्थिति में हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, मैं उनको भी याद दिलाता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी रही है और केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार भी रही है। कई ऐसे वक्त भी आए हैं कि जब रावी व्यास का मसला नहीं सुलझा, ये वाला मसला भी नहीं सुलझा, यानी उस समय मध्य प्रदेश ने इसी चंबल नदी पर 100-150 से अधिक एनीकट बना चुके हैं वो। लेकिन हम, जो मैंने थानवी जी का जिक्र किया कि वो हमारे यहाँ का हाथ बंधे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब चूंकि केंद्र में भी सरकार है, उसकी उसी पार्टी की मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। अब वो क्या रूप लेके आती हैं, और जो था, आपको ध्यान हो, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नदी जोड़ों का 30 और जो नदियों को जोड़ने का प्लान था, उसमें ये पीकेसी शामिल थी, पार्वती और ये काली सिंध और चंबल। लेकिन उस समय एक लॉबी जो थी देश में नदी जोड़ने से, मतलब जो विदेशी ताकतों के इशारे पर चलती थी, उसने इसका विरोध किया था कि नदी जोड़ने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब विरोध में इस तरह का माहौल बनाया गया सारे देश में, इसलिए वो मामला ठंडा हो गया। अब ये नए सिरे से वापस, जैसे सड़कों के चतुर्दिक सड़क स्वर्ण योजना बनी थी, आज सड़कों का एक विस्तार इस रूप में हो रहा है। तो आज एक मौका आ गया है इसको नए सिरे से, और इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत मध्य प्रदेश को भी है और राजस्थान को भी है। जिसका जितना हक बनता है वो हक मिलना चाहिए, लेकिन उसको तरीके से कि इसको राजनीति को, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी एक मुद्दा बनाया था, कांग्रेस ने यात्राएं खूब निकाली, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। और मैं समझता हूँ लोकसभा तक भी ये मुद्दा बनेगा। अब ये मुद्दा नए रूप में है। जो ध्यान है, गजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री, उन्होंने 30 सितंबर को कहा था कि आप भाजपा राजस्थान में हमारी पार्टी की सरकार ले आओ, मैं 1 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला करवा दूंगा। वो आज उन्होंने अपना फैसला निभा लिया है। अब ये है कि विपक्ष ने भी अभी जो विपक्ष के प्रवक्ता ने जो मुद्दे उठाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता राष्ट्रीय किसान पंचायत के रामपाल जाट, उन्होंने भी इस मुद्दे पर एक सवाल खड़ा किया है कि इस समझौते से राजस्थान के पानी की कमी होगी। तो ये इसका निराकरण, स्पष्टीकरण भी सरकार को पार्टी को देना चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब सरकार चुनाव से पहले इस विषय पर इतनी गंभीरता से आगे बढ़ रही है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हालांकि एमओयू में और विधानसभा में सरकार का क्या जवाब आता है, और निश्चित रूप से सरकार को तथ्य तो सामने रखने ही पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है राजेंद्र मधुकर जी, ये जो पर्ची की सरकार है, इसकी छाया जो है वो भजनलाल सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाली है? बिल्कुल। ये मैडम कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो नए हमारे मुख्यमंत्री आए हैं और फिर जो मंत्री बनाए गए हैं, वो उनका अनुभव बड़ा नहीं है। यानी कि निश्चित रूप से जीवन में अनुभव ही बड़ा होता है। हालांकि कोई कहने को ये कह सकता है कि अनुभव को जब अवसर दिया जाता तब अनुभव आएगा,
लेकिन कोई भी मंत्री किसी तैयारी के साथ नहीं जा रहे हैं। आप जो प्रश्न कर रहा है विधायक या फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने किया या फिर चंद्रभान सिंह आक्या ने जो प्रश्न किए, उस वक्त मैं देख रहा था कहीं भी प्रश्न का उत्तर संतुलित ढंग से नहीं दिया जा रहा था। इससे लग रहा है कि नए अब जो मंत्री बने हैं, या हालांकि वैसे गजेंद्र सिंह खींवसर पुराने हैं और उनमें वसुंधरा राजे के समय वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुझे यूं लगा कि बिना स्टडी के आते हैं, बिना तैयारी के आते हैं और नए इनके खिलाफ मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि एक मोर्चा बना लिया है विपक्ष कि ये इनके इन प्रकार ने इनको घेरना है। और राठौड़ हो स्वयं राठौड़ है, वो भी सटीक उत्तर नहीं दे पा रहे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की भद्द पिट रही है। अगर समय रहते हुए इन्होंने वर्क नहीं किया, तैयारी नहीं की और सदन में बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं दिए, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस बुरी तरह से इनको घेरेगी और इनका प्रभाव है वो पूरे राजस्थान में गलत चला जाएगा। कि देखिए आप भले ही केंद्र के कार्य पर मुख्यमंत्री को बनाया गया, लेकिन कहीं भी कोई परिपक्वता नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। दूसरा यह है, हालांकि ये जो आज जो चर्चा आप कर रही हैं, ये तो निश्चित रूप से वास्तव में बहुत बढ़िया निर्णय है। और जो बहुप्रतीक्षित पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान के कैनाल लिंक प्रोजेक्ट पर रविवार को जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए, वास्तव में ये तो सराहनीय है। इसके लिए तो वो साधुवाद के पात्र है। इस तरह के प्रयास में गजेंद्र सिंह शेखावत और अभी आप चर्चा कर रही थी कि मोहन लाल यादव और भजन लाल शर्मा मौजूद है। निश्चित रूप से 25 लाख जो राजस्थान के किसान हैं वो लाभान्वित होंगे और पेयजल की 40% जो आबादी है उनको पेयजल मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर भूमि पर कृषि भूमि पर सिंचित जल मिलेगा। और जल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। रहीमा ने पानी क्या कि पानी सब पानी जैसे उबरे मोती मानुष आजादी के इतने सालों बाद भी, 75 साल बाद भी जब हम पानी के बुनियादी समस्या के लिए बात कर रहे होते हैं, तो समझा जा सकता है कि जल कितना इम्पोर्टेंट है और हमारी सरकारों ने, समाज ने, व्यवस्था ने इस इम्पोर्टेंस को प्रायोरिटी कितनी दी है। बहरहाल राकेश वशिष्ठ जी, जो सवाल आज प्रदेश के गलियारों में है, चर्चा ईआरसीपी की जितनी होनी चाहिए और ईआरसीपी के जो फायदे हैं उनको लेकर जितनी बात होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा बात हो रही है सरकार की सदन में जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर। और इस परफॉर्मेंस में विपक्ष जो है वो बेहतर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो राकेश वशिष्ठ जी वापस जुड़े, तब तक जगदीश शर्मा जी, जहां एक तरफ नई बहू को ग्रेस मार्क देने की बात है, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सरकार की इस वक्त जो परफॉर्मेंस एक तो दिख रही है, और एक जैसे राजेंद्र मधुकर जी ने कहा कि विपक्ष का तो काम ही है हमला करना, सदन में भी और सदन के बाहर भी। तो विपक्ष तैयारी के साथ आ रहा है और सरकार तैयारी के बिना आ रही है। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मीना जी ऐसा है, वैसे तो ये बात सही जैसी साबित होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लेकिन मैं तो जब अभी अपनी बात कह रहा था कि भाई नए लोग हैं, थोड़ा सा जरा इनको धीमे धीमे एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, तो लेकिन इनको तैयारी तो करके आनी पड़ेगी। ये कोई दूसरा थोड़ी करवाने वाला है। इनको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी, इनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर खुद स्टडी करनी पड़ेगी। ये कौन करवाएगा? अभी तो मैं ये सारी डिटेल सुनकर पढ़कर और आज अखबारों में पढ़ा जो, उसमें यही क्लियर नहीं हूँ कि ईआरसीपी है ये या ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी चेंजेस हो गए। इसमें तो नदी जो रिवर वाटर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स बने थे अटल जी के उस पर इनिशिएटिव पर, वो उस तरह का प्रोजेक्ट है ये ईआरसीपी है का? इसमें तो वो डिटेल ही नहीं है कहीं भी। तो जो प्रोजेक्ट ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है, वो तिवारी जी ने भी पहले उठाया था, ये मुद्दा जो है वैसे भी महत्वपूर्ण है
कि भाई आप बताओ तो सर, स्टेट गवर्नमेंट तो बताती ही नहीं है कुछ भी। उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताना चाहिए था। ठीक है, आपकी डीपीआर बाद में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है राजस्थान की पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, विधायकों को कॉन्फिडेंस में, अपनी पार्टी के विधायकों को भी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपको उसको बताना पड़ेगा कि किन किन शर्तों पर, किन किन लाइन के ऊपर बात हुई है दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के बीच में, और वो बात क्या हुई है, कितना टोटल अवेलेबल वाटर होगा, तीनों नदियों का अवेलेबल वाटर कितना है, उसमें से कितना शेयर जो है मध्य प्रदेश यूज करेगा और कितना राजस्थान यूज करेगा, और वो कैसे कैसे शेयरिंग होगी, कुछ भी डिटेल नहीं है अभी तो मैं तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी मान्यता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है बैठकर कि भाई हमको ये करना चाहिए। सेंट्रल इरिगेशन मिनिस्टर भी साथ थे उसमें, गजेंद्र सिंह जी, अपने शेखावत साहब, और दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर। मैं समझता हूँ कि ऑफिसर्स भी साथ होंगे जो इरिगेशन से रिलेटेड है, कुछ इंजीनियर साथ होंगे जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट को देखते हैं इस चीज को। तो इन लोगों के बीच में जब जो बात हुई है, कम से कम वो अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है, अभी तो मुझे लगता नहीं कोई समझौता हो गया है दोनों स्टेट्स के बीच में। अभी तो केवल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई हाँ हमको ये करना है, हमको ये करना है, और जब आपको करना है तो सारी चीज रिटर्न में एक प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के तौर पर आपकी सामने आएगी, जिसमें कितना वाटर है, कितना फ्लो किस समय रहता है, बरसात के दिनों में कितना पानी आता है, और बरसात जब खत्म हो जाती है तो स्टोरेज में पानी कितना रहता है, वो कितना अवेलेबल होगा, कब होगा, कैसे होगा, और उसको चैनलाइज कैसे किया जाएगा। ये सारी बातें तो लंबी प्रक्रियाओं में, रेगुलर डिस्कशंस में, प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में सामने आएंगी ही, जैसे जैसे मूर्त रूप लेगा, और कुछ बेसिक प्लानिंग में एक कहीं ना कहीं एक रूपरेखा भी बनाई जाती है, और वो रूपरेखा सरकार जब सामने रखेगी तब समझ में आएगा। राकेश वशिष्ठ जी, सवाल ये है कि विधानसभा के भीतर जो कुछ हो रहा है, क्या राजस्थान की जनता को विधानसभा का ऐसा रूप देखना चाहिए? राकेश जी आज लगातार कुछ इंटरनेट इश्यू से जूझ रहे हैं। राजेश चौधरी जी, विधानसभा की ऐसी तस्वीरें देखने के लिए तो जनता ने अपना अमूल्य वोट और इतना समय, इतना चुनाव प्रचार प्रसार में पैसा, और इतना विधानसभा के आयोजन में जो पैसा खर्च होता है, आपको नहीं लगता सारी हद पार हो गई विधानसभा में जिस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो क्योंकि सभी जो आपने गेस्ट बुलाए उन सबको ईआरसीपी के बारे में बहुत ज्ञान भी है, थोड़ा सा मैं और उसमें वृद्धि कर देता हूँ। ईआरसीपी एक मुद्दा जो ऐसा नहीं है कि केवल इसमें क्या है, कोई कह रहा है पता नहीं क्या है, ये पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि नदी से नदी जोड़े और हर स्टेट का विकास हो। उसी के परिणति के अनुसार वसुंधरा जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया, और एक पूरे देश में बांध बनाई जाती है, उसकी एक कंपनी है वेबकोर्स। वो वेबकोर्स कंपनी पूरे देश में बांध बनाती है, और उसी को ये चार्ज दिया गया कि आप इन दोनों 3 नदियां हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन तीनों नदियों के ऊपर बांध बनाए जाए ताकि मध्य प्रदेश और राजस्थान जो 2 इफेक्टिव स्टेट्स हैं, दोनों के बीच में एक एमओयू हो और इन दोनों स्टेट की जनता का भला हो। इसी के अंदर इस वेबकोर्स कंपनी ने 40,000 करोड़ का एक बजट बनाया, और उस बजट के परिणति ये था, इसका 90% पैसा सेंटर देती है, 10% हिस्सा दोनों स्टेट्स देते हैं। अब चूंकि आपने कल देखा हो, कल जो एमओयू हुआ है, मोहन यादव जी एमपी सीएम और भजनलाल जी राजस्थान सीएम, उनके बीच में गजेंद्र सिंह जी ने नेतृत्व किया, दोनों को बैठा के और एक एमओयू तैयार किया। उसके अंतर्गत ये पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में 23 बांध बांधे जाएंगे, और करीब 5,80,000 या 40,000 के तकरीबन हेक्टेयर जमीन, उसको सिंचाई मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्यम स्थापित होंगे। ये एक छोटा छोटा मोटा सा एक एमओयू स्थापित हुआ है।
और जैसा आपको सबको पता ही है कि आज विधानसभा में ये मुद्दा उठा, तो उसके लिए 3 विधायक कांग्रेस के और 3 मंत्री शायद भारतीय जनता पार्टी नियुक्त हुए। शून्यकाल में उनका पूरी डिटेल आएगी। तो सबसे पहले तो आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि एमओयू कल ही हुआ, तो उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, किसको कितना पानी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन कौन से स्टेट्स में जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। अभी तो सबसे बड़ी सोच ये रखनी चाहिए कि दोनों स्टेट्स की जनता का भला होने वाला है। जो कि पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार थी, दोनों कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए थे कमलनाथ सरकार ने। जी राजेश चौधरी जी, ठीक बात है। नितिन सारस्वत जी, राजेश चौधरी जी का कहना है कि थोड़ा सा इंतजार भी करिए, बेसिक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, एमओयू तैयार हुआ है, दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है, काम अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एक एक कदम आगे बढ़ेगा, जो स्वाभाविक है, किसी भी काम को करते हैं तो होता है। नितिन सारस्वत जी, सवाल ये कि विधानसभा के भीतर विपक्ष को भी एक गरिमा बनाए रखनी चाहिए, विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष का जो व्यवहार है विधानसभा के भीतर, नितिन सारस्वत जी, आप महसूस करते हैं कि उसे सुधार की जरूरत है? देखिए, मैं एक पहले हाफ में एक आपके जवाब देना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो कहा गया कि भाजपा का राज आ जाइए, मैं 1 महीने में कर दूंगा, तो नहीं। उन्होंने कहा था कि राजेंद्र जी का राज आ जाएगा तो मैं 1 महीने में कर दूंगा। तो राजेंद्र जी का हालांकि राज छोड़ो, राजेंद्र जी खुद हार गए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इन्होंने जब प्रेस वार्ता होती थी, तब प्रेस वार्ता में इन्हीं मंत्री जी ने कहा था कि इसके अंदर ये जो सिंचाई के पानी का हिस्सा है, ये हटा दीजिए। तो हमारा डाउट तभी से है कि ये सिंचाई के पानी का हिस्सा हटाना चाह रहे हैं, और जब वो अगर नदी जोड़ो परियोजनाएं रहनी है तो फिर उसका मतलब ही नहीं रहेगा। जिस चीज की लड़ाई राजस्थान की जनता लड़ रही थी, जो 13 जिलों की जनता लड़ रही थी, आज वही सब उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन्होंने हमेशा ये कहा कि इसमें सिंचाई का पानी हटा दीजिए। आज 11,500 मिलियन क्यूसेक पानी व्यर्थ चला जाता है। मतलब पानी हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन हमारा हिस्सा ही नहीं है। जिसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसके लिए अप्रूवल लाके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और पूरी योजना ही अगर बदल जाएगी और अगर केवल ये नदी जोड़ो परियोजना रह जाएगी तो 2000 मिलियन क्यूसेक पानी केवल राजस्थान को मिलेगा। तो या तो आप हक मारने की बात कर रहे हो, इसमें कौन सा, आपने तो उस योजना को और खत्म कर दिया और आप कह रहे हो कि हम पीठ थपथपाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष, कांग्रेस ने, आपने जितनी भी अभी विधानसभा को जितना भी देखा होगा, सारे आप विधानसभा को उठा के देख लीजिए, अपनी गर्मामय उपस्थिति दर्ज की है। जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं और जो ये वादे करते थे कि हम हरियाणा और पंजाब से सस्ता पेट्रोल कर देंगे, वो गायब है। जो राजस्थान को ये रेपिस्तान कहते थे, आज सड़कों पे जो महिलाएं वो रौंदी जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों का जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, थानों के अंदर रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, और जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, हमने उन्हीं मुद्दों को उठाया है। थोड़ा रुकिए। ये सब मुद्दे आप जमीन पर जाकर, सड़कों पर जाकर विपक्ष की आवाज को मुखर करिए। यहाँ पे जिस विषय पे बात हो रही है उस पे बने रहिए। राजीव तिवारी जी, विधानसभा के भीतर ईआरसीपी को लेकर आज जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष का व्यवहार था, वो उचित है? नहीं, व्यवहार तो देखिए, किसी भी तरीके की अभद्रता सदन के अंदर स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वहां के पीठासीन अधिकारी हो, विधानसभा अध्यक्ष बैठे हो, चाहे से जो जनता लाइव टेलीकास्ट देखती है, वो उन किसी को भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। वहां सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो मुद्दे उठाता है, सत्ता पक्ष को उसका प्रॉपर जवाब भी देना चाहिए, उसको अपनी पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, ताकि ये जो सारे व्यवधान है ये पैदा ही ना हो। आप देखिए कि जब सदन में हंगामा क्यों होता है, जब कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और उसका जवाब की जगह गोलमोल जवाब दिया जाए या उसको उस प्रश्न से ही भटकाया जाए, तब सदन में वो एक जो उत्तेजना जो विपक्ष में होती है वो पैदा होती है, और उसी के बाद लोग वेल में भी आते हैं, नारेबाजी भी करते हैं, पर्चा भी फेंकते हैं, और तमाम तरीके के, हमने तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत तरीके के अलग अलग जो क्रियाकलाप है, अभद्रता है, वो सारी चीजें देखी है।
आप स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैं उसको ज्यादा स्पष्ट कर रही हूँ कि जूता चप्पल चलाने से लेकर माइक वो तोड़ने सारी और चीजें हुई हैं वहां पे। विधायकों को तो मारपीट करने। हाँ, तो हाँ, वो क्यों होती है? वो क्यों होती है? या तो विपक्ष का इंटेंशन होता है कि भाई हमको तो आज हंगामा करना है किसी भी सूरत पे, या उसको जब अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, अपने उसकी जो उत्सुकता होती है किसी चीज को जानने की, वो पूरी नहीं होती, तब उसका ये परिणति होती है। तो ये दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये जिम्मेदारी है कि वो सदन में सदन की गरिमा बनाए रखें और दोनों अपनी पूरी तैयारी से आए, जिससे कि प्रदेश के जो भी मुद्दे हैं वो कायदे से सॉल्व हो सके। अब आज ईआरसीपी को लेके ही जो हुआ है, तो उसकी वजह यही है ना कि क्लियरिटी नहीं थी। अगर वो जो एमओयू कल हुआ उसकी कॉपी आज सदन में रख दी जाती कि ये एमओयू हुआ है, देख लो साहब, तो ये झगड़ा ही नहीं होता। ये जो सवाल है ना राजीव तिवारी जी, कि हमारे घर में आकर सदन का नेता कहा जाता है मुख्यमंत्री को, तो सदन का नेता, अगर सदन का नेता मतलब सत्ता पक्ष, मतलब सदन उनकी जिम्मेदारी है, तो हमारे घर में आकर कोई हंगामा तभी मचा सकता है जब हम उसे हंगामा करने का मौका देते हैं। आपकी बात से मैं ये समझ पा रही हूँ, जो बहुत स्वाभाविक है। तो फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो सत्ता पक्ष का सही नहीं है। राकेश जी, मैं आपके पास आती हूँ, अगर आपका ऑडियो सही है तो। मैडम जी एक बात राजेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, आप वाली बात से कनेक्ट करता हूं। आपने जो कहा ना कि आपके घर पर कोई आदमी तभी अशांति फैला सकता है जब आप सक्षम नहीं है। मैं एक प्रश्न का इसको और जोड़ता हूं, जब कोई शिक्षक पढ़कर नहीं आता है, कोई विद्यार्थी प्रश्न करता है, तो शिक्षक गोलमाल उत्तर देने का प्रयास करता है, तो विद्यार्थी को खींच उत्पन्न होती है। तो इसलिए चाहिए कि एक शिक्षक को एक योद्धा की तरह संपूर्ण तैयारी के साथ, न जाने युद्ध भूमि जिस तरह से योद्धा जाता है वैसे जाना चाहिए, कौन सा तीर कब आ जाए इसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। राजस्थान तो रणबांकुरों का प्रदेश है, तो निश्चित रूप से तैयारी के साथ अगर जाते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल, और विधानसभा तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, वहां पर आप बिना तैयारी के कैसे आ सकते हैं? ये अपेक्षित भी नहीं है, ये नैतिक भी नहीं है, ये जवाबदेही व्यवहार भी नहीं है। लेकिन जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है, जगदीश जी के पास, गुलाब जी मैं आपके पास आऊंगी। जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, उप मुख्यमंत्री दिल्ली में है, एक मंत्रियों से मिल रहे हैं, वो तो समझ में आता है कि वो एक एमओयू साइन करने के लिए गए थे, एक मकसद से गए थे। उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री समाज के जातिगत कार्यक्रमों में व्यस्त थे जब विधानसभा चल रही है। वैसे ही और दूसरे लोगों का हाल है। तो जब ऐसा होगा, विधानसभा जब चल रही है, तब आप एक जातिगत कार्यक्रम में सरकार के कैबिनेट मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और ऐसे ही दूसरे कार्यक्रमों में जब पार्टी के सरकार के वरिष्ठ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो सदन की तैयारी कौन करेगा? देखिए मीना जी, इसकी तैयारी तो खुद ही करनी पड़ेगी, भले ही आप कार्यक्रम से फ्री होकर और फिर उसके बाद रात भर बैठिए, जगिए और अफसरों से भी बातचीत करिए, उनसे ब्रीफिंग लीजिए, तब होती है तैयारी पूरी। और अब जब कहीं ऐसे क्वेश्चन रेज होते हैं कि भाई ये सवाल अपोजिशन पूछ सकता है कि ये ऐसा कैसे क्या हो रहा है, तो आपको उसका जवाब भी पहले से ही कंसीव करके और तैयार करना पड़ता है। लेकिन अब अगर नहीं, इतना गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, तो ये उनकी अपनी कमजोरी है। राजपूत महासभा का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, कल हुआ था, शायद कल या परसों की बात है। तो राजपूत महासभा के अधिवेशन में जाएं राजपूत जो विधायक है, मिनिस्टर भी जाएं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधानसभा की तैयारी तो उससे बड़ी प्रायोरिटी है। ये पंचायत ज्यादा बड़ी है और ये पंचायत है जिसके आधार पर देश की या राजस्थान की जो है जनता आपको तय करती है कि आप कितना काम कर सकते हैं और आपकी कैपेसिटी क्या है और आपकी योग्यता क्या है, इसके आधार पर ही तय होता है। फिर ये रिकॉर्ड पे आती है, वरना सारी चीजें कि मिनिस्टर है वो या तो उपस्थित नहीं है और उपस्थित है तो उनके पास जवाब नहीं है, ये गंभीर मामला होता है। तो मैं ये मानता हूं कि ये
अभी उतनी गंभीरता से मंत्रियों ने हाउस की प्रोसीडिंग्स को लिया नहीं, या वो ये समझ रहे हैं कि या फिर खुमारी अभी तक बनी हुई है, जो आपने कहा अभी नई तक बहू बनी हुई है। नई मैं बहू कह रहा के हूँ कि थोड़ा सा लाड इनको छाप ज्यादा हो रहे हैं और गंभीरता से लेना पड़ेगा इनको। और अभी तक जो है वो गंभीरता मुझे दिखाई नहीं देती इनके कामकाज में। हालांकि दिखावा तो बहुत है, लेकिन असल में गंभीरता कहीं झलक नहीं रही है। तो गुलाब ये चीज करनी पड़ेगी। 29 तारीख आज खत्म हो गई है, 2 दिन इस महीने के और 3 दिन अगले महीने के, 5 दिन बाद पूरे 2 महीने हो जाएंगे इस सरकार को बने, नतीजे आए हुए, नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हुए, यानी बीजेपी को जनता का समर्थन और उनकी सरकार बनाने का अवसर दिए हुए। महज 5 महीने बचे हैं 2 महीने में, और 100 दिन की कार्य योजना बनती है। हालांकि मुख्यमंत्री बड़े एक्शन में है, दिल्ली जा रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। आपने जनता को सिलेंडर का जो एक बड़ा फैसला किया, उससे एक आपने मोदी की गारंटी पूरी की, फिर दूसरी आपने एसआईटी बना दी, मोदी की दूसरी गारंटी पूरी की, आज आपने मोदी की तीसरी गारंटी पूरी कर दी। लेकिन सवाल ये है कि जो विपक्ष उठा रहा है कि भाई मोदी ही बोल रहे हैं, मोदी की गारंटी है, तो फिर यहाँ पर तो पर्ची वाली सरकार के तमगे के साथ ही रहना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है गुलाब जी। अब देखिए आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, देखिए जो 100 दिन की कार्य योजना है उसकी समीक्षाएं बराबर हो रही हैं। अब दूसरी तरफ अभी समाचार आया था कि बैठकों में जो चाय पान की व्यवस्था है इसको थोड़ा सा सीमित किया जाए, यानी जो घाटे वाली इधर सरकार को अपना बजट भी पेश करना है, उस बजट की भी तैयारी चल रही है। यानी ये जो सारी आपाधापी और पिछली सरकार कितना कर्जा छोड़ के गई है उस भी हमें ध्यान में रखना होगा। बेसिक जो चीज है कि जो बात आ रही है कि तैयारी की, मतलब ये सरकार का, नवगठित सरकार का ये पहला बजट पहला सत्र है, पहली वो है सत्र जिसमें इसकी कार्य क्षमता, इसके हाउस ये फ्लोर मैनेजमेंट। मुझे याद आता है जब प्रतिपक्ष में भैरव सिंह जी नेता थे और रावी व्यास नदी के जल का मामला होता था, तो उन्होंने पर्टिकुलरली एक विधायक यदुनाथ सिंह जी, उनको पर्टिकुलरली इसके अध्ययन के लिए लगा दिया था, और उन्होंने कितने लोगों से, विषय विशेषज्ञों से उसके, जिसे कहते हैं मास्टरपीस हो गए थे यदुनाथ सिंह जी, और इसलिए उनको राजस्थान विधानसभा का उपाध्यक्ष तक बनाया गया। तो वो स्थिति इस पार्टी को अगर सत्ता में है और फ्लोर मैनेजमेंट सुधारना है, तो जैसा भी सारे संभागीय जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसी तैयारी इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। जो विषय के एक्सपर्ट हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो विधानसभा के विधायक भी हों, और विषय विशेषज्ञों से भी आप इनपुट ले सकते हैं, चर्चा में योगदान ले सकते हैं। उसका राजस्थान में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो पानी के, सिंचाई के बहुत एक्सपर्ट हैं। उन लोगों से सलाह मशवरा करके, जैसे मैंने यदुनाथ सिंह जी का उदाहरण दिया, राजस्थान के विधानसभा में और पूर्व मंत्री भी कई लोग जिनसे चर्चा की जा सकती है, फ्लोर मैनेजमेंट को सुधारा जा सकता है। दूसरी बात, जो अभी ये मामला चल रहा है इसका काली सिंध और चंबल के साथ, आपको अगर ध्यान हो तो नाथद्वारा में चुनाव हारने के बाद डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वो भीलवाड़ा से चुनाव लड़े थे, और भीलवाड़ा में उन्होंने कोशिश करके अपने कार्यकाल में चंबल का पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। तो वो इस तरह की कारगर योजना अगर आप बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तब तो आप कोई रिजल्ट दे सकते हैं, परिणाममूलक स्थिति ला सकते हैं। और अगर बिना तैयारी के इस तरह से खाली हवा में लट्ठम लट्ठा कर चलेंगे, तो इस सरकार का जो सत्ता और संगठन का, ये अच्छी बात है कि इस सरकार का सत्ता और संगठन का तालमेल बना हुआ है। उस तालमेल को कैसे फ्लोर मैनेजमेंट में परिणित किया जाए, उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा सब्जेक्ट को लेकर के। जैसे अभी जगदीश जी भी बता रहे थे, तिवारी जी ने बताया था कि विधानसभा में जो सवाल आते हैं, मेरा पुराना अनुभव है, चूंकि हम सब विधानसभा कवरेज कर चुके हैं, यहाँ जो बैठे हैं हमारे साथी पत्रकार साथी, यानी ये होता था पहले एक दिन पहले सचिव को बुला करके सारी पूछताछ होती थी कि इसका ये प्रति काउंटर क्वेश्चन क्या हो सकता है, पूरक प्रश्न क्या हो सकता है, उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी क्या हो सकती है। लेकिन अब वो स्थिति ऐसी आती है कि पिछले वर्षों में धीरे धीरे उसका इतना मूल्यन हो गया कि जाते जाते, यानी 11 बजे विधानसभा शुरू हो रही है और 11:15 बजे मंत्रीगण अपना जवाब देख रहे हैं, तो वो जवाब समझ में आता नहीं, उसकी गहराई में जाते नहीं, इसलिए जो पूरे प्रश्न होते हैं उनके आए बाएं, फिर वो स्लिप आती है अधिकारी गैलरी से, फिर उल्टा सीधा जवाब होता है, फंस जाते हैं वो।
और फिर प्रतिपक्ष में भी ऐसे धुरंधर होते हैं कि उनको घेरने की कोशिश करते हैं, इसलिए फ्लोर मैनेजमेंट बिगड़ता है आपका। इन सबका तालमेल कैसे बैठे वो बहुत जरूरी है। और जो पुराने अनुभवी लोग हैं, चाहे चुनाव हार गए हैं या अभी है विधायक मंत्री नहीं है, लेकिन उनके साथ एक ग्रुप बना करके, यानी पहले पुरानी विधानसभाओं में सत्ता पक्ष कोशिश करता था, एक ग्रुप बनाता था कि ये इसके एक्सपर्ट है इस विषय के, ये इस विषय के एक्सपर्ट है, ये पीडब्ल्यूडी के इन मामलों के, जो विषयवार ग्रुप बनाए जाते थे, वो अगर ग्रुप बनाए जाएं तो मैं समझता हूँ कि फ्लोर मैनेजमेंट सुधरेगा। और सबसे बड़ी चीज के प्रतिपक्ष को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान के हितों के मामले में, राजस्थान के डेवलपमेंट के मामले में वो उसको केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बनाए। कोशिश करें कि केंद्र अपनी एक संवेद स्वर में आवाज उठा करके, अगर आज जैसे मध्य प्रदेश से भली बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजस्थान के हितों का बलिदान करके भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसमें एक स्वर से अगर जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जैसे रावी व्यास नदी के मामले में कितनी बार प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन हालत वही की वही है, वो पानी हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारे हिस्से का जो हमारा हक है वो मारा जा रहा है। तो यहाँ स्थिति मध्य प्रदेश के साथ भी नहीं हो, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो राजेश चौधरी जी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो तमाम ये सारी बातें बता रहे हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी का क्या सपना था, उन्होंने कैसे प्रयास किए। राजेश जी, सवाल ये है आज कि इन तमाम सब बातों के साथ साथ सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट इस वक्त सवालों के घेरे में है। सवाल सरकार को अपने फ्लोर मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को जिन कामों में वो लगे हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा विधानसभा में जहां उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है वहां काम करना होगा। आपको भी लगता है बीजेपी महसूस करती है इस बात को? नहीं मीना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है और कांग्रेस केवल हल्ला करने में विश्वास करती है। आपने देखा होगा जैसे ही हमारी सरकार बनी, डबल इंजन सरकार बनी, हमने केंद्र से जितने भी हमें मदद मिली थी उसको, चाहे वो सिलेंडर के रूप में ले लो, चाहे अपने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी प्लीज अंडरस्टैंड, राजेश जी आप सारी बातों को मिलाइए मत। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, आपने सिलेंडर के दाम कम कर दिए, आपकी गारंटी थी, आपने चुनाव से पहले वादा किया था, आपको करना ही चाहिए था, अच्छा किया, हो गई बात, जनता को राहत मिलनी शुरू हो गई। अब आप तो ये बताइए ऑडिट हो कि भाई कितने लोगों को आप ये राहत दे रहे हैं, कितने लोगों को जरूरी है, कितने ऐसे हैं जिनको चाहिए लेकिन नहीं दे पा रहे, इसलिए इस मुद्दे को खत्म करिए। अभी बात हो रही है फ्लोर मैनेजमेंट की। मुख्यमंत्री पहली बार की विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री दूसरी बार की विधायक हैं, लेकिन वो भी विधानसभा में नहीं है। कैबिनेट मंत्री आपकी विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जवाब आप सरकार दे नहीं पा रही है। विपक्ष में पूरी तैयारी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोगों के नेतृत्व में विपक्ष आ रहा है, जो सड़क पर भी और सदन में भी दोनों तरफ बहुत पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को रख रहे हैं। तो एक तो आपके पास पहले से ही विपक्ष मजबूत है संख्या बल के लिहाज से, दूसरा विपक्ष तैयारी करके आता है। आपके यहाँ पहले से ही सारे नौसिखिए हैं, माफ कीजिएगा ये शब्द सही नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है, फैक्ट शीट है कि भाई अभी, और अच्छी बात है, हमने बार बार हमारे कार्यक्रमों में इसको एप्रिशिएट ही किया है कि भाई नए लोगों को मौका देंगे तभी तो सीखेंगे, ये एकदम स्वाभाविक है। लेकिन 2 महीने होने को है, सीखने के लिए समय भी था। चुनाव के बाद जब आपको जीत मिल गई, आप एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, तो विधानसभा में आपको कैसे काम करना है इसके लिए विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए। विधानसभा की रिसर्च विंग में बहुत बड़ी टीम है, उनसे डिस्कस कर लीजिए कि भाई हमें कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह जवाब देना है। ये तो करना पड़ेगा, ये तो प्राथमिक काम है ना, सबसे पहला काम है ये तो। मीना जी, आपने जो आज बात कही है फ्लोर मैनेजमेंट की, वो बिल्कुल सही बात कही है। और जैसा मैं आप सबको आश्वस्त भी करना चाहता हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र और डे बाय डे हम इसे प्लस ही करते जाएंगे और राजस्थान की जनता के फेवर में ही सारे काम होंगे। और जहां तक विपक्ष को भी थोड़ा सा मेरा ये है कि आज के मुद्दे को सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि राजस्थान की बहुमूल्य प्रतिष्ठित ये परियोजना थी जिसपे एमओयू हुआ और जो परिणति के लागू के अग्रसर है, इसकी वनस्पत क्या किया कांग्रेस वालों ने, केवल जो नेगेटिव थॉट्स है, क्योंकि इनकी सोच शुरू से नकारात्मक, इसलिए नेगेटिव सोच रखते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, फ्लोर मैनेजमेंट शीघ्र अतिशीघ्र अच्छा और दुरुस्त होगा। राजेश जी, अच्छी बात है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। गुलाब बत्रा जी।
आवाज सर आपकी नहीं आ रही है, प्लीज ऑडियो ऑन करिए। हाँ, मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था। भैरव सिंह जी और सतीश अग्रवाल का वक्त जगदीश जी को याद होगा, मैं 1973-74 की बात कर रहा हूँ। उस समय स्कूलिंग का टाइम होता था, यानी रोजाना की परफॉर्मेंस। ये दोनों बड़े नेता और बड़े नेता जो एमएलए बोलते थे अपनी पार्टी के, उनको पहले विषय दिया जाता था, बुलवाते थे और शाम को उनकी स्कूलिंग होती थी कि आज क्या कमी रही क्या नहीं रही। वो अगर युग वापस पुनः शुरू करेंगे तो जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं इनका फ्लोर मैनेजमेंट सुधरेगा, वो स्कूलिंग का जो क्रम है वो अगर शुरू कर सके तो सरकार अपना फ्लोर मैनेजमेंट बहुत बेहतर कर सकेगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से फ्लोर मैनेजमेंट के लिए सरकार को पीछे मुड़कर देखना भी होगा कि उनके वरिष्ठों ने, उनकी पिछली सरकारों ने जो कीर्तिमान या जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, हम उनको कैसे आगे लेकर जाएं। लेकिन एक बात और भी है राजीव तिवारी जी, विपक्ष में रहकर हंगामा करना, सवाल करना जितना आसान होता है, सत्ता पक्ष में रहकर जवाब तैयार करना उतना ही मुश्किल होता है। और वो भी उन लोगों के लिए जो पहली बार, दूसरी बार विधायक बन के आए हैं, मुद्दों की जानकारी नहीं है, अफसरों से कैसे काम लेना है मालूम नहीं है। हाँ। अफसरों को बहुत अच्छे से पता है कि इन्हें कैसे चलाना है और बोलो ना, बोलो, मेरा को टीवी पर प्रोग्राम चल रहा है, टीवी पर प्रोग्राम चल रहा है। जो आपने कहा इनके लिए आसान नहीं है, तो ऐसे कोई बात नहीं है, आसान हो सकता है, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, राजनीति में काफी सालों से हैं। ये नहीं है भले ही चुनकर पहली बार आए हों, लेकिन राजनीति में तो पिछले 25, 30, 35 साल से सब सक्रिय हैं। तो ऐसा नहीं है, तो पढ़ते लिखते भी होंगे। पुराने नेताओं का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता था, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, उनका जो फाइलिंग वर्क था, एक एक मुद्दे का जो क्लासिफाइड, बिल्कुल एक एक चीज जमी रहती थी कि कल इस मुद्दे पर प्रश्न आएगा, ये फाइल निकाल दो, उसमें क्या क्या चीजें हैं पूरी शुरू से अंत तक, और बिल्कुल जो वर्तमान में चल रहा है अप टू डेट चीजें उसके अंदर मिल जाती थी उनको। अपने आधा घंटा उन्होंने उस फाइल को खंगाला थोड़ा सा और वो तैयार है, बिल्कुल कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ लो वो उस पर हावी पड़ेंगे विपक्ष वाले पे, या सत्ता पक्ष में है तो विपक्ष पे हावी पड़ेंगे और विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष पे हावी पड़ जाएंगे। तो वो वाली जो तैयारियां थी वो आज के जमाने में ज्यादा फंक्शनों में जाना, सम्मान समारोह में जाना, कोई विमोचन में चले जाना, तो दिन भर इसी में व्यस्तता रहती है। जब आप ये विधानसभा चल रही है, एटलीस्ट उस समय तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये सम्मान समारोह की ये बड़ी बीमारी हो गई है एक तरह की, जिससे बचना अब आप देखिए बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर पोस्ट बड़ा कार्यक्रम किसी गली में हो रहा है, वहां पे मौजूद है साहब, उन्होंने पोस्ट बड़े में भाग लिया। अरे सर, आज वो सम्मेलन में चले गए, वहां भाग लिया। उप मुख्यमंत्री टंकी का उद्घाटन करने भी जा रही है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा तो बहुत ही अफसोसजनक, माफ कीजिएगा, इस प्रदेश और देश के राजनेता जब किसी कॉन्डोलेंस मीटिंग में जाते हैं और वहां सबसे पहले फोटो क्लिक करवाने की जो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो सच में मतलब सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन से समाज में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जनता के साथ, वरिष्ठ मेहमानों के साथ साझा करें। आज विधानसभा में जो कुछ हुआ वो इस बात की तस्दीक करता है कि विधानसभा के विधायकों और मंत्रियों और सदस्यों को इस वक्त विधानसभा को बेहतर चलाने के लिए, विधानसभा की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी और थोड़ा सदन की मर्यादा का सम्मान करना पड़ेगा। न्यूज़ 24 पर कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।